गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का वीडियो आरएलसी सीरीज सर्किट के ऊपर है। मैं आज आपको इसके ऊपर प्रोसीजर कैसे करते इसका वो मैं बताऊंगा, करके दिखाऊंगा। ठीक, थ्योरी मैंने पढ़ा दिया है। ठीक, तो आज कनेक्शन और प्लस कैसे परफॉर्म करते हैं उसको हम दिखा देंगे आपको। ठीक, तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे ऑपरेटर्स के बारे में। इससे पहले भी वीडियो मैंने ऑपरेटर्स के बारे में बताया है, इसमें ही बताएंगे। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं ऑपरेटर्स है, ये है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर एक। ठीक, यहाँ आप देख सकते हो ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक, इसकी कुछ रेंज लिखी हुई है। ठीक, तो ये कस्टमाइज़ किया गया है। ठीक है, किसी कंपनी का तो नहीं, लेकिन कस्टमाइज़ किया गया है। ये वोल्ट मीटर है आपका। ठीक, अनदर थिंग इज़ मीटर है, देखिए डिजिटल टाइप का है, इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर देखिए एक एल है। ठीक, इंडक्टेंस निकालने के लिए आपके पास इंडक्टर होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये इसको चोक कॉइल ही बोलते हैं। ठीक है, ये चोक कॉइल आपके ट्यूबलाइट्स में भी लगते थे। ठीक, लेकिन अब जो ट्यूबलाइट्स आ रही हैं वो आपकी एलईडी आ रही है, तो उसमें इसकी नीड नहीं है। ठीक, और ये कैपेसिटर है आपका, इस पर भी रेंज लिखी हुई है। थोड़ा स्लाइड करके देखेंगे तो इसमें रेंज लिखी है, इसके बारे में दिखाएंगे। ठीक, तो ये वैसे बेसिकली फैंस वगैरह में और जितने भी वेरियस टाइप्स ऑफ मोटर्स होते हैं, ठीक है ना, उनको ये करंट प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ किया जाता है। और लास्ट हमारा देखिए यहाँ पर बल्ब लगा है। ठीक, बल्ब ये देखिए आपको थोड़ा साइज़ में छोटा दिख रहा होगा। अभी जितने भी एक्सपेरिमेंट मैंने अभी तक आपको अभी इसमें दिखाए हैं वीडियो में, तो वो आपका इसकी रेंज ज़्यादा थी। ठीक है ना, इसकी पावर ज़्यादा थी। ठीक, तो ये भी शायद 200 ही वॉट का है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिखा होगा यहाँ पर। ये भी 200 वाट का ही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब इसके सारे देखिए टर्मिनल्स भी दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, जितने यहाँ ऑपरेटर सबके टर्मिनल दिख रहे हैं आपको। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑपरेटर्स से। यहाँ हमारा देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर देखिए नॉब लगा हुआ है। ठीक है ना, तो अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या होगा, इसका इंक्रीज़ करेगा वोल्टेज, ज़ीरो से आगे बढ़ेगा। और अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये डिक्रीज़ करेगा। ठीक है ना, तो जब भी स्टार्ट करने से पहले हमको ये ध्यान में रखना है प्रिकॉशन में कि ऑटो ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर शुड बी ज़ीरो। ठीक है ना, ज़ीरो होना चाहिए। अगर आपको देखिए इसमें कुछ वैल्यू लिखी भी हुई है, लेकिन अगर आपको वैल्यू ढंग से या कुछ गड़बड़ दिख रही है, आप एंटी क्लॉक पूरी तरह से घुमा लीजिए। जब लास्ट तक पूरी तरह से एंटी क्लॉक हो जाएगा, इसका मतलब ये ज़ीरो पर है। ठीक है ना, तो ये भी एक तरीका है आपको सेफ होने का। अब देखिए दो टर्मिनल यहाँ पर हैं, ये हम लोग फेज़ और एक न्यूट्रल। ठीक, अब ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा किस टाइप का होता है, कंटिन्यूस वेरिएबल टाइप का होता है। ठीक है, इसमें सिंगल कॉयल का यूज़ होता है। ठीक, इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस निकलेगा। ठीक, और इसमें टैपिंग की होती है एक साइड से, एक टाइप से हमारा स्लाइडर जहाँ पर नॉब लगा हुआ है। ठीक है ना, उसमें कार्बन की ब्रश होती है। ठीक, जिसका ग्रेफाइट जिससे यूज़ होता है बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन के वक्त। ठीक है ना, तो उसी से हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्लाइड करते हैं, और जैसे जैसे नंबर ऑफ़ टर्न कम ज़्यादा करते हैं ये क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक करके, तो इससे हमारा क्या आउटपुट जो वोल्टेज है, ठीक, वो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करता है। मतलब कि अगर हम लोग इसका नॉब को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग आउटपुट में नंबर ऑफ़ टर्न्स जो होंगे कॉइल में वो बढ़ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब कि वोल्टेज हमारा बढ़ रहा है। अगर हम लोग इसको एंटी क्लॉक घुमा रहे, इसका मतलब है कि इसका जो नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है वो कम से कम हो जाएगा, और हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी कम आएगा। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं वोल्टेज को। ठीक है, और दूसरे साइड जो प्राइमरी साइड होता है, वहाँ पर हमारा टैपिंग से हमारा फिक्स्ड रहता है। ठीक, चलिए, तो ये पता चल गया इसकी क्वांटिटी 1 है, उसकी रेंज कितनी है देखिए इसमें लिखा है। आपका यहाँ पर जो रेंज है 260 लिखा हुआ है। ठीक है ना, एक ध्यान से जब देखेंगे तो 260 के आगे भी इसमें देखिए लाइनिंग से, इसका मतलब 280 है। ठीक, तो 280 वोल्ट का इसकी रेंज है। ठीक है ना, इसमें दो टर्म है, ये सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ वोल्ट मीटर के बारे में देखेंगे। तो वोल्ट मीटर हमारा एमआई टाइप का है। देखिए फिर से हम बता दे रहे हैं, इसमें वी के नीचे यहाँ पर वेव फॉर्म बना हुआ है। और एक और चीज़ बता दें कि दूसरा चीज़ है देखने का कि एमआई है कि एमसी है, मूविंग आयरन है, ये मूविंग कॉयल। इसके जितने भी रेंज में, इसका जो रेंज है, ठीक, उसमें जो लाइंस हैं वो अनइक्वल है, नॉन यूनिफॉर्म है। देखिए स्टार्टिंग में देखेंगी तो इसमें लाइंस नहीं है, उसके बाद देखेंगी अनइक्वल, उसके बाद फिर इक्वल होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब कि ये एमआई टाइप में इसकी पहचान है कि एमआई टाइप में हमारा 100 के पहले हमारा देखिए नॉन यूनिफॉर्म दिख रहा है, ठीक है ना। अगर एमसी की बात करते हैं वो स्टार्टिंग से ही यूनिफॉर्म लाइंस होती है, तो इससे ही पता चल सकता है कि हमारा एमसी है कि एमआई टाइप का है, ठीक। तो एमआई टाइप का यहाँ यूज़ हुआ, इसमें 2 टर्मिनल का यूज़ है। इसकी रेंज है 0 to 300 वोल्ट, ठीक है। और क्वांटिटी यहाँ पर 1 यूज़ होगा इसमें वोल्ट मीटर का। और हमने पहले ही बता दिया है कि इसके अंदर पोटेंशियल कॉयल होती है जिसमें रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा और नंबर ऑफ टर्न्स होती है ज़्यादा और क्रॉस सेक्शनल होती है कम एरिया इसकी, ठीक है ना। इससे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर एम मीटर। देखिए यहाँ डिजिटल टाइप का, इसमें डिस्प्ले भी यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है, देखिए पीछे अगर आप घुमा के देखेंगे तो इसमें कुछ डिटेल्स लिखा होगा, ठीक है। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करिए तो पीछे उस एपरेटस का डिटेल वगैरह देख लीजिए, ठीक है। देखिए लिखा भी है डिजिटल एमीटर, ठीक। सप्लाई आपकी यहाँ पर है 240 वोल्ट एसी सप्लाई मिलेगी और इनपुट हमारा है यहाँ पर देखिए 20 एम्पियर तक की रेंज है इसकी, ठीक है ना। 20 एम्पियर तक की इसकी रेंज है। इसमें कुछ सीरियल नंबर वगैरह लिखा होगा, मतलब 20 तक, 0 से लेकर 20 तक एम्पियर तक ये रीडिंग बताएगा, ठीक है। तो 20 बहुत होता है, एक्सपेरिमेंट में तो काफ़ी कम ही है क्योंकि सीरीज़ में हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक। तो ये आपको दिख गया। और इसका टाइप है डिजिटल, क्योंकि इसमें सर्किट बनी होती, पीसीबी प्लेट पे है सारे, और भी इसमें कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। अब देखेंगे इसमें कि इसमें एक सप्लाई वायर जो आ रही है वो सर्किट में जाती है, जो 2 वायर है या क्रॉस होते हैं यहाँ पर। तो इनपुट के लिए 2 वायर अलग दिए हैं, ठीक। और यहाँ पर देखेंगे आप 2 वायर अलग दिए हैं, ठीक है ना। तो एक आपका लगाएंगे, एक इनपुट देंगे इसको और एक आउटपुट लेंगे, ठीक है। ये हम करके बता देंगे आपको। फिर नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखिए इंडक्टर है, जो कॉयल हमने बताया है, ठीक। इंडक्टर का टाइप क्या होता है? इंडक्टिव टाइप का इंडक्टर होता है, ठीक है। देखिए इसमें वैल्यू तो नहीं लिखी हुई है, लेकिन इसका पावर कंजम्पशन देखिए 40 वाट का दिया हुआ है। इंडक्टेंस आपको निकालना है तो आप एक्सेल भी निकाल सकते हैं, एक्सेल पता रहेगा तो ओमेगा एल से आप एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर एल दिया है तो एक्सेल भी निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूले आपके यूज़ हो सकते हैं। कैपेसिटर में देखिए, कैपेसिटर अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इसमें देखिए कितना लिखा हुआ, 8 माइक्रोफेरेट का लिखा हुआ है, ठीक है ना। 8 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर है, ठीक। तो ये सब रेंज आपको पता होना चाहिए। ये 200 वाट का बल्ब है, इसकी रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं अगर वोल्टेज और करंट पता है तो, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ मेन स्विच यहाँ दिया हुआ, एमसीबी दिया हुआ, मिनिएचर सर्किट बोर्ड दिया हुआ है। इससे आपका क्या है कि करंट जब भी हाई जाएगा, एक्सीड करेगा तो एमसीबी गिर जाएगी। तो ये सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ें लगी हुई है। वैसे कोर्स में तो आपके एमसीबी के बारे में नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है ना, नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा। ये देखिए इन दोनों का सॉकेट है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर का, एक आपका डिजिटल एमीटर का, ठीक है ना। अब इसका कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर को सप्लाई हमने प्लग लगाया ही दिया हुआ है, ग्रे वाला जो वायर आ रहा है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग सप्लाई लेंगे, तो सप्लाई लेने के लिए हम लोग वायर की नीड पड़ेगी। तो एक वायर हमने क्या किया है, फेज़ में लगा दिया, और एक वायर जो है वो हमने न्यूट्रल में लगा दिया है। तो पहला वाला जो वायर है हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगा देंगे इसी के साथ। देखिए मैंने इसको होल में यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है ना। ये देखिए फिर सेकंड वाला जो वायर है ये मैंने न्यूट्रल में लगा दिया, ठीक। तो ये एक तरीके से सर्किट क्या हो गई, हमारी पैरेलल हो गई, ठीक है ना। ऑटो ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है वो किसके साथ पैरेलल है, वोल्ट मीटर का। और वोल्ट मीटर का अगर पैरेलल है तो पूरे सर्किट से पैरेलल हो गया। अब दूसरा क्या है हमारा एम मीटर। तो एम मीटर का जो भी वायर है, पहला वायर ले लेते हैं,
ये हम कहाँ देंगे, इनपुट लेंगे। कहाँ से दे सकते हैं, चाहे तो फेज से भी दे सकते हैं, चाहे तो वोल्ट मीटर से दे सकते हैं। तो इससे पहले जितने भी एक्सपेरिमेंट हमने वोल्ट मीटर से ही दिया हुआ है, तो कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, इसीलिए हम इसको भी वोल्ट मीटर से जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एग्जामिनर ये पूछ ले कि क्या हम लोग वोल्ट मीटर के अलावा भी कहीं कनेक्शन इसको इनपुट दे सकते हैं, तो आप लोग को बताना है यस सर हम लोग दे सकते हैं। फेस टर्मिनल जो अगर हमारे पास आ रहा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर, तो उससे भी ले सकते हैं, या फिर हम लोग ऑटो ट्रांसफॉर्मर नहीं लगा है तो इसके अलावा भी कोई टर्मिनल है जहाँ से फेज़ आ रहा है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है ना। देखिए मैंने इनपुट यहाँ पर दे दिया है। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, एक हाथ से मैंने फ़ोन भी पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हम इसको कि मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। दूसरा वाला देखिए जो टर्मिनल है ये कहाँ जाएगा, एमीटर का सीरीज़ में रहेगा। एमीटर ऑब्वियस सी बात है कि एमीटर सीरीज़ में, क्योंकि इसमें करंट कॉल होती है, लेकिन इसमें तो डिजिटल एमीटर लगा हुआ है। ठीक है ना। लेकिन तब भी हम लोग को क्या करना है, सीरीज़ में लगाना है, नहीं तो इसकी पोलैरिटी, इसका जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंस आएगा नहीं, और जो भी रेजिस्टेंस जहाँ कम पाया तो वहाँ पर ये ब्लोन हो सकता है। इसीलिए अब देखिए कनेक्शन हम लोग कैसे करेंगे। जो मेन है RLC, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले R पे कर सकते हैं। R यहाँ लगा है, L यहाँ है और C यहाँ है। ऐसे भी LCR भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हम लोग RLC ही करेंगे। तो पहला टर्मिनल देखिए इधर से हमने इसको कर दिया। ठीक, अब सीरीज़ करना है, तो जो पहला टर्मिनल अगर गया है R के पहले, तो R का जो दूसरा टर्मिनल होगा वो आउटपुट है, वहाँ से हम लोग किसके साथ अब सीरीज़ करेंगे, L के साथ। तो L के पहले टर्मिनल में हमने जोड़ दिया, मतलब कि R को इनपुट दिया है, R का जो आउटपुट है वो कहाँ जाएगा, L के इनपुट में। ठीक है ना, इंडक्टर के इनपुट में गया। अब इंडक्टर का जो आउटपुट है वहाँ से कनेक्शन हम लोग कहाँ देंगे, किसके इनपुट पे, C के इनपुट में, कैपेसिटर के इनपुट में हमने दे दिया। ठीक, ये देखिए दे दिया। अब जो लास्ट में जो हमारा बच्चा वो कहाँ जाएगा, लास्ट में हमारा वायर हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि जो हमारा वायर है जो यूज़ कर रहे हैं वो ठीक से टाइट है कि नहीं है, या उसमें कॉपर की जो वायर होती स्ट्रेटनिंग की जाती है वो पूरी तरह से दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ठीक है। अब देखिए लास्ट में जो आउटपुट है C से जो हमने निकाला है वो क्या होगा, अब न्यूट्रल है। इसको कहाँ हम लोग कनेक्ट करेंगे, जहाँ न्यूट्रल हमने और किया है, कहाँ, वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल में जो कि न्यूट्रल का है। ठीक है ना, तो उसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे, या फिर हम लोग जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो न्यूट्रल है वहाँ से भी कर सकते हैं। जब इनपुट हम लोग ने दिया है वोल्ट मीटर से, तो इसको भी हम न्यूट्रल को भी हमने, देखिए यहाँ कनेक्शन हो गया। तो कुछ कनेक्शन यूँ दिख रहा है आपका इस तरह से। ठीक है ना, देखिए कैसा थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ठीक ना, देखिए तो जब फाइनली कनेक्शन इस तरह से बन जाता है हमारा, ठीक है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, देख के समझ में नहीं आता कैसे कहाँ जुड़ेगा। तो आप एक एक वायर को जोड़ते जाएंगे, एक एक ऑपरेटर से, और लास्ट में देखिए आपका इस तरह हो जाएगा। तो जिस तरह से मैंने जोड़ा उस तरह से आप भी जोड़ेंगे तो यह कनेक्शन कंप्लीट हो। अब इसको करते हैं ऑन। ठीक, तो यहाँ से हमने चेक कर लिया ऑटो ट्रांसफार्मर की 0 है पूरी तरह से। ठीक है ना, अब हमने इसको ये देखिए ऑन कर लिए, दोनों स्विच हमने ऑन कर दिए। यहाँ देखिए और डिजिटल एमीटर में कुछ वैल्यू बता रहा है, तब देखिए इसको 0 होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं है, 0.02 है, क्योंकि कुछ लीकेज वोल्टेज से कुछ लीकेज करंट भी आ रही है, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर से ही आ रही होगी। ये कोई पुराने ऑटो ट्रांसफार्मर हो जाते हैं तो वो करंट को नहीं होल्ड कर पाते हैं, आगे भी करंट लीक होता रहता है। तो ये खतरा है, अभी भी डेंजर है। इसीलिए जब भी ऑन वहाँ से कर लिए तो किसी भी टर्मिनल को हाथ आप बेयर हैंड से ना छुएं, नहीं तो आपको रिस्क हो सकता है। ठीक है ना, तो ऑटो ट्रांसफार्मर की जो नॉब है भले ही वो 0 है, लेकिन देखिए लीकेज करंट आ रहा है। अभी एनालॉग होता एमीटर तो ये रीडिंग नहीं आपकी बताता। ठीक है ना, तो चलिए हम इसको एक्सपेरिमेंट को आपको करके दिखा देते हैं।
अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर लगाए ही इसलिए कि हम लोग अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग करंट हम लोग को मिल सके और सब की जो वोल्टेज अक्रॉस आर एल और सी है उसकी मिल सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हम कुछ रैंडम वोल्टेज आपको देकर बताते हैं। 100 देखिए, जैसे मैंने प्रैक्टिकली कराया भी है तो 100 वोल्टेज मैंने दिया है, ठीक। और यहाँ पर देखिए 0.31 करंट हो रहा है। ये टोटल करंट दिखा रहा है किसका, तीनों का, ठीक है ना। देखिए बल्ब भी हमारा जलने लगा तो 100 वोल्टेज पे हमारा इतना है, ठीक। तो यहाँ पर जब आप वोल्ट मीटर की वैल्यू आ जाएगी, एमीटर की आपको नोट डाउन कर लेना है। अब ये तीनों जो कंपोनेंट रखे इसके अक्रॉस भी हमारी वोल्टेज को नोट करना है। जैसे कि वी एल के अक्रॉस जो वोल्टेज वी एल होगा, वोल्टेज इंडक्टेंस, सी के अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस और वी आर। तो इन तीनों की वैल्यू को नोट डाउन करना है आपको। फिर वोल्टेज जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है वो 100 जो मैंने किया था वो 150 करना है, ठीक। इसी तरह सारी वैल्यू को आपको लेनी है और 200 पे भी करके आपको सारी वैल्यू लेनी है। जब इतने सारी वैल्यू आ जाएंगे उसके बाद आपको आर निकाल लेना है, एक्सएल निकाल लेना है, एक्सी निकाल लेना है, इम्पीडेंस निकालना है, जेड, फिर कॉस फाई निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इस तरह से वैल्यू आप निकाल के फाइनल रिज़ल्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो एक और चीज़ हम बता देते हैं कि इसमें रेजोनेंस की कंडीशन भी बनती है और वो कब बनेगी, जब आपकी वोल्टेज 200 या उसके ऊपर जाएगी। तो इसमें आपका क्या होता है, जब एक्सएल और एक्सी आप निकालते हैं वैल्यू, तो एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर आने लगती है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, जब इम्पीडेंस में आप देखेंगे कि एक्सएल माइनस एक्सी के फॉर्मूले में वो दोनों कट आउट हो जाएंगे और बचेगा हमारे सर्किट में सिर्फ आर, जो कि इम्पीडेंस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू आपका जब आर हो जाएगा तो इसको कोई बोला जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अनुनाद की स्थिति हिंदी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन मैंने बताया था। तो इसमें तो एक्सपेरिमेंट आपको ये कंडीशन करना नहीं है वैसे, ठीक है ना, लेकिन एग्जामिनर पूछ ले तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो इतना ही। चलिए मैं आपको वी आर, वी एल और वी सी कैसे फाइंड वो भी बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास वोल्ट मीटर है, ठीक है, डिजिटल है। तो मल्टीमीटर है एक्चुअली में ये, क्योंकि इसमें वोल्टेज, एम्पियर और वेरियस और भी सारी चीज़ें हम लोग इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसका चेक करेंगे वोल्टेज अक्रॉस सारे कंपोनेंट्स पे, ठीक। पहले अगर L है तो L के बाद में हम क्या करेंगे, तो एक हमारा टर्मिनल इस पे रहेगा, ठीक है, एक टर्मिनल इस पे रहेगा और दूसरा टर्मिनल हमारा दूसरे पे रहेगा, देखिए इस तरह। तो कुछ वैल्यू देखिए आपको लिख के आ गई 177, 170। तो ये क्या वोल्टेज बता रहा है इसके अक्रॉस। अब देखिए सीरीज़ में तो सबके ऊपर जितने भी वोल्टेज अक्रॉस सबकी अलग अलग रहेगी। अगर कंपोनेंट एक लगा है सर्किट में तो वो किसके बराबर होगा, जितना हमने अप्लाई किया है वोल्टेज, जो अगर हमने 100 दिया है तो उसकी इक्वल रहेगा। अगर सी भी अगर लगा है सर्किट में तो वो किसके इक्वल होगा, उसकी वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। और आर में भी यही केस होगा, ठीक है। अब ये सीरीज़ में लगा है तो सबका वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जो वोल्टेज हमने सप्लाई दिया किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके फेज़र सम के इक्वल होगा। ये मैंने तो बताया है क्लास में, ठीक है ना। तो देख लिया आपने वोल्टेज इस पर कितना आ रहा है। अब वी हमारा चेक करेंगे, वी देखिए 130 ऐसे आ रहा है। वी अगर चेक करेंगे देखिए ये आ रहा है 43, 40, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे जैसे हम लोग सप्लाई वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये सबका भी वैल्यू बढ़ेगी, तो अलग अलग वैल्यू हम लोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का वीडियो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मेरा तीसरा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। तो इसकी और भी एक्सपेरिमेंट हैं तो मैं इसको करके आपको वीडियो और भी शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट।